और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं एडवोकेट सुनील कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं सर कांग्रेस पार्टी के। अनीता चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मैम, और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। निरंजन पोद्दार साहब, सर मैं एक लाइन में आपसे पूछता हूं, आज ये जो बवाल कट रहा है दिल्ली नगर निगम के अंदर, सदन के अंदर पिछले लंबे वक्त से, इसके जड़ में क्या है? देखिए धर्मराज जी, दो बिंदुओं में जवाब दूंगा। पहला आपने कहा जड़ में क्या है, और दूसरा जिस तरीके से अभी ये जो एनसीडी के सदन के अंदर जो धमाचौकड़ी हो रही है, इसके बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो इसको मैं एक ही शब्द में कहूंगा कि पर उपदेश सगुन बहुत तेरे। जब देश की पंचायत बैठती है, पार्लियामेंट बैठती है, और उसके अंदर विपक्ष जब ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर के और 15-15 दिन, 20-20 दिन, 10-10 दिन सदन को बाधित कर देता है और सदन की कार्रवाई नहीं चलती है, तब यही विपक्ष कहता है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन परिप्रेक्ष्य और मापदंड जब अपने ऊपर आते हैं तो बदल जाता है, क्योंकि अगर वहां पे सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, तो एनसीडी के अंदर भी सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। पहला तो मेरा ये जवाब। दूसरी बात देखिए धर्मराज जी, जो आप कह रहे हैं कि एनसीडी, देखिए वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बंदर के हाथ में उत्तरा दे दिया जाए, एनसीडी के अंदर हमें सत्ता दे दीजिए, हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम गलियों और नालियों की सफाइयां कर देंगे, हम ये कर देंगे। आज की तारीख में देखिए जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर सीवर लाइन जाम नजर आ रही है, सबको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गलियों के अंदर भी जिस तरीके से कूड़ा करकट दिखाई दे रहा, सब दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको पता, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि 2.25 लाख जो एनसीडी के स्कूल है, उनके 2.25 लाख बच्चों को अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हुई, अभी तक उनको पुस्तकें तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो कुछ कमियां क्या है? पिछले 1 साल से, जब से एनसीडी के चुनाव हुए, उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। अब कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो मामला कोर्ट में विचारा नहीं ना, सब जुडिस है। भाई कहने का तात्पर्य यही है कि जब आपने जनता से ये समर्थन मांगा था, उस टाइम आपने जनता को ये बताया था कि मामला सब जुडिस हो जाएगा और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, फंडिंग आराम से अलॉट नहीं होगी, मुख्यमंत्री जो है वो फाइलों को साइन नहीं कर पाएंगे, और ये सारी की सारी चीजें देखिए जनता ने तो भरोसा करके एनसीडी में आपको बता दी। अब इसको कैसे मैनेज करना है, किसके सामने आपको जाकर के विनती करनी है, किसको आपने कैसे मैनेज करना है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट तो फिर आप ही की जिम्मेदारी हुई ना। क्योंकि आप जो सत्ता में है, जवाबदारी सरकार सत्ताधारी पार्टी की जनता के प्रति है। क्योंकि मेरे मोहल्ले के अंदर अगर साफ सफाई की समस्या है तो मैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ देखूंगा। मेरे मोहल्ले के अंदर अगर नाली और सीवर की समस्या है तो मैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ देखूंगा। मैं अगर दिल्ली का निवासी हूँ और दिल्ली के अंदर अगर प्रदूषण है, वहां पे अगर पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा है, अगर सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, तो मैं ठीक है सर, सत्ताधारी कहूंगा इस बात के लिए। ठीक है। निरंजन पोद्दार साहब, एक पॉइंट रेज किया अनीता चौधरी जी ने और कांग्रेस के नेता एडवोकेट सुनील कुमार जी ने। यहाँ पर एक पॉइंट रेज होता है और इस पे हमने शायद पूर्व में भी कभी बात की है, अब बात निकल आई है तो उसको भी हम कवर अप कर ही लेते हैं। उन्होंने एक बात निकल कर आई कोऑर्डिनेशन की। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, उन्होंने शायद इशारा किया कि हमारी सरकार थी तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता था। तो मुझे ये थोड़ा बहुत मुझे याद है, जो शुरुआती दौर में मैंने अपने करियर के मैंने देखा था और फिर मैंने अपने सीनियर से सुना है, पढ़ा है। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री होती थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 2004 से पहले, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी दोनों के बीच में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी। सरकार और अधिकारी एक तरफ होते थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से वक्त लेती थी, वक्त मिलता था, और पूरी सरकार में बड़े बड़े लोग जो नहीं चाहते थे वो शीला दीक्षित करवा लेती थी। ये कमी शायद वर्तमान में है, और ये दोनों पक्षों में, अगर किसी एक पक्ष को आप दोषी मानते हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं। यहां पर दोनों पक्ष के साथ गलती है।
देखिए धर्मराज जी, इसके अंदर आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब तक आप सत्ता में नहीं आते हैं तब तक आप सत्ता संघर्ष करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में मेरा ये मानना है कि आपके रूप में नरमी आ जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी दल अगर नरम नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए उसको विपक्ष का साथ नहीं मिलेगा, और विपक्ष का साथ अगर नहीं मिलता है, या यूं कहें कि अगर दूसरे दलों का अगर उनको चाहे मूल हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, अगर उनको साथ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं काम में बाधाएं आएंगी। और आपने देखा होगा कि अभी भी मैं एक दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों के समापन सेशन था, उसके अंदर आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। ये क्या था? ये एक विपक्ष की राजनीति का चेहरा था, ये विरोध की राजनीति का चेहरा नहीं था। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि शरद पवार जी और भारतीय जनता पार्टी धुर विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कई बार उनके बारे में इतना सम्मान समझ लीजिए जता चुके हैं सार्वजनिक मंचों से कि मैं शरद पवार जी का बहुत सम्मान। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं बार बार कई बार कहता हूं, कई लोगों को अप्रिय लग जाती है मेरी बात, मैं नाबालिग राजनीति क्यों कहता हूं, यानी कि इनमेच्योर राजनीति क्यों कहता हूं? मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सत्ता में आने के बाद में भी आप विपक्ष का सा रोल निभाते हैं, तो निश्चित रूप से जो विपक्ष में है वो तो फिर विपक्ष का रोल निभाएगा, और जब सत्ताधारी दल भी विपक्ष का रोल निभाएगा और विपक्ष भी विपक्ष का रोल निभाएगा, तो आप ये मान के चलिए वहां पे सत्ता और विपक्ष नहीं होता, पक्ष और विपक्ष नहीं होता, वहां पे फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो जाती है, वहां पे फिर एक दूसरे का जिसको कहते हैं कि विपक्ष ना होकर के विरोध की राजनीति शुरू हो जाती है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है, जिस जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है, वो जनता कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अपने आप को पिसती हुई महसूस करती है और ठगी हुई महसूस करती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात, मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी की कुछ बातें आपके सामने उद्धृत कर देता हूं। जब 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जब वो वोट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे दोबारा से सत्ता दीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उनके सामने गोते लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं आपके काम नहीं रुकने दूंगा। लेकिन हुआ क्या? सत्ता में आते ही, यानी कि मुख्यमंत्री बनते ही, दिल्ली की सरकार में पदस्थ होते ही, उसके बाद में फिर वही 13-3 और मेरा 13 इस तरीके की जो राजनीति चल पड़ी, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। निश्चित रूप से जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं एडवोकेट साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि केवल आपने शीला जी की बात करी, मैं उससे पहले का भी आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जब यहाँ मदन लाल खुराना जी या सुषमा स्वराज जी या साहब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे और उस टाइम केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनका भी इसी तरीके से तालमेल था। ठीक है, आप जिन मुद्दों के ऊपर सकारात्मक राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए पक्ष और विपक्ष के बीच में वो तो चलती है राजनीति, जिसको कहते हैं धमाचौकड़ी चलती है, लेकिन जिस तरीके की जो यहाँ पे चलती है कि भाई कोई, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां पे कोई चीज के अंदर फेल्योर रह गया वहां पे दूसरे की तरफ उंगली करके निकल जाओ, एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया, हम इस यमुना इसलिए साफ नहीं कर पाए क्योंकि एलजी ने काम नहीं करने दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए धर्मराज जी, 10 सेकंड में एक बात और कहूंगा, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है ना, इससे जनता का पेट नहीं भरता, क्योंकि अब अगर आप किसी आम आदमी पार्टी के या किसी एमसीडी के मेयर से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने 70% कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिया, 30% बचे हुए। मतलब धर्मराज जी और निरंजन, चलिए ठीक है, नहीं सर वो 30% रह गया, 70% रह गया। नहीं पोद्दार साहब, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी सरकार कभी आंकड़ों में खुद को कमतर नहीं बताती। आप पन्ना खोल के पलट के देख लीजिए, हर सरकार अपने आप को आंकड़ों में बहुत बड़ी बताती है और अपने आप को, अब वो कहते हैं 30% बचा तो हम सर मैं वही कहा ना सर, अपने आप को कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं, डिस्टिंक्शन से भी ऊपर मार्क्स देती है हर सरकार, जो कहीं भी हो, स्टेट्स में हो या कहीं सेंटर में हो, कभी भी रही हो, पूर्व में भी या भविष्य में भी आएगी, अपने आप को आंकड़ों में कोई कमतर नहीं बताता और जनता को हकीकत पता होता है। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम कम है, जल्दी से निरंजन पोद्दार जी 30 सेकंड जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बस धर्मराज जी, दो ही बात कहना चाह रहा हूं। जाकिया जी कह रही थी
कि भाई पहले तमाम राज्यों के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। भाई पहले तो जाकिया जी कांग्रेस के शासनकाल में तो सीधी सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। 56 सरकारें बर्खास्त की है कांग्रेस ने 30 साल के शासनकाल में। ऐसे प्रॉब्लम चलने नहीं देते थे वो लोग, पहली बात। और जो आपने कहा कि जनता बेवकूफ नहीं है, बार बार चुन करके भेजती है, तो यही पैमाना केंद्र सरकार के लिए भी लागू होता है। जब केंद्र सरकार के ऊपर छींटाकशी की जाती है तो वहां पे भी ये समझनी चाहिए उसको भी ठीक है, जनता ने ही चुन करके भेजा। और मेरा तो यही निवेदन था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एडवोकेट सुनील कुमार जी, अनीता चौधरी जी, निरंजन पोद्दार जी, जाकिया खान जी। आज की बहस में बस इतना ही।